हाय गाइस, इस वीडियो में हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है उसका जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर आउटलुक भी कैसा है। ठीक है, तो पहले जो है हम देख लेते हैं इनका जो बिजनेस मॉडल है। ठीक है, अगर हम इनका बिजनेस मॉडल बोलेंगे तो मेनली जो है इनका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ही जो है मेन AUM मिक्स है। अराउंड अराउंड 48% आता है कहाँ से, जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है वहां से। कंसोलिडेटेड अगर हम AUM लेंगे तो अराउंड अराउंड 48% आता है कहाँ से, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से। फिर जो है इनका जो NBFC भी है सब्सिडरी, तो वहां पर से एप्टस वैल्यू स्मॉल बिजनेस लोन्स, मतलब जो MSME लोन्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका भी पोर्शन है अराउंड अराउंड 30% का। और एक है कि लैब्स और जो क्वाशी होम लोन होता है, मोटा मोटी वो लैब से होता है। तो क्वाशी होम लोन का अगर हम सेगमेंट का मिक्स देखेंगे तो 18% के लगभग AUM मिक्स है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कितना है टोटल AUM का, 48%। MSME लोन कितना है, 30% के आसपास। और जो लैब सेगमेंट है उसका पोर्शन है 20% के आसपास। ठीक है, यही है इनका AUM मिक्स। उसके बाद अगर हम इनका एवरेज टिकट साइज के बारे में हम बोलेंगे तो अराउंड अराउंड 10 लाख 9 लाख का एवरेज टिकट साइज है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे होम लोन जो है 9.7 लाख है, क्वाशी होम लोन जो है वहाँ पर 10 लैक्स का जो एवरेज टिकट साइज है। और MSME जो लोन है वहाँ पर जो है 9 लैक्स का जो टिकट साइज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इनका मेनली जो है अगर हम जियोग्राफी देखेंगे तो मेनली Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज में ही ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना जो लोन और सर्विसेज है। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे तो मेनली जो है इनका जो AUM है वो मेनली साउथ इंडिया बेस्ड है। आंध्र प्रदेश में कितना परसेंटेज है, 43%। तमिलनाडु में कितना है, 31%। तेलंगाना में 17%। ठीक है, तो इनका एक प्रॉब्लम भी है एक कि ये लोग बहुत बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम और भी अदर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में जो अदर्स कंपनीज है, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट फाइनेंस, वो लोग थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड है। 15-16 स्टेट में प्रेजेंस है उनका। लेकिन अगर एक्टर्स वैल्यू को देखेंगे हम, तो यहाँ पर हार्डली जो है मेनली जो है 90% जो AUM आता है 3 स्टेट से ही आता है। तो एक नेगेटिव चीज भी है कि अगर एक स्टेट में कोई फ्लड आ गया, कोई जियोपॉलिटिकल कोई चीज हो गया, लाइक हमको पता है कि जब ट्रम्प का जो टैरिफ आया था तब ऑब्वियसली जो तमिलनाडु का एरिया था वहां पर ऑब्वियसली जो क्या बोलते हैं गारमेंट्स का जो हब है एक तमिलनाडु में, तो वहां पर इफेक्ट पड़ा था एक्सपोर्ट का। तो वहां पर एक जियोपॉलिटिकल एक रिस्क है। फिर जो है पॉलिटिकल रिस्क है कि कर्नाटका में हम अगर देखेंगे तो कर्नाटका में लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम हुआ था पॉलिटिकल। तो एक नेगेटिव चीज है कि इनका AUM बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके लिए क्या होता है कि इनका जो रिस्क है इनका जो रिस्क है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 90% ऑफ द AUM जस्ट 3 स्टेट से आता है, तो एक नेगेटिव चीज है ऑब्वियसली। लेकिन अभी जो है इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी एंटर किया। क्योंकि महाराष्ट्र और उड़ीसा अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा वो जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वहां पर ही है आसपास। अगर हम महाराष्ट्र भी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना के आसपास है, कर्नाटक के आसपास है। तो इसलिए उन्होंने वहां पर एंट्री किया। और भी एक स्टेट में इन्होंने एंट्री करने के बारे में सोचा है, वो है कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आगे जाके वो मध्य प्रदेश में भी एक्सपेंड करेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कैसे वो एक्सपेंशन होता है। लेकिन अभी जो है करेंटली ओडिशा और महाराष्ट्र में एक्सपेंशन जारी है। ठीक है, अगर हम इनका कस्टमर बेस अगर देखेंगे तो मेनली जो है सेल्फ एम्प्लॉयड जो कैटेगरी होता है, तो वहां पर इनका जो है मेन जो है
कस्टमर बेस है, 80% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से है, मेनली जिसका बिजनेस है। अगर ऑब्वियसली एमएसएमई जो लोन ये लोग देते हैं वो तो कोई सैलरीड पर्सन को नहीं दे पाएगा, तो वहां पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड आता है। तो ऑब्वियसली एमएसएमई के आसपास अगर आप अपना बिजनेस इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल ही ज्यादा आएगा। क्योंकि क्रॉस सेलिंग भी होता है। तो क्रॉस सेलिंग एक एक पर्सन का अगर हम एमएसएमई लोन देंगे तो वहां पर ऑब्वियसली क्रॉस सेलिंग करके वो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस भी कर सकते हैं। तो यही बात है, ठीक है। तो यही है इनका बिजनेस मॉडल। एक जो प्रॉब्लम है इनका मेनली वो है जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम है इनका जी कि ये लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो एक नेगेटिव चीज है। अदरवाइज ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक ही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को अगर आप दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो यील्ड भी आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। और जो है इनका जो एमएसएमई का जो सेगमेंट है वहां से यील्ड ज्यादा आता है, लैब का जो पोर्शन है वहां से भी ज्यादा यील्ड आता है। तो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है अच्छा है। एक ही नेगेटिव चीज है कि इनका जो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा है। तो आगे जाके इनको ये जो चीज है ये सुधारना होगा, ठीक है। तो आते हैं रिजल्ट में। Q1 में अगर हम देखेंगे तो इनका AUM जो है 21% से ग्रो किया है। तो इनका अगर हिस्टोरिकल नंबर भी अगर हम देखेंगे तो ये लोग जो है 21% से ही लगातार कुछ क्वार्टर से जो है अपना जो लोन बुक है इंक्रीज कर रहा है। पहले जो है इनका AUM ग्रोथ था अराउंड 25 to 30% के आसपास, लेकिन लास्ट जो 6-7 क्वार्टर है, 6-7 क्वार्टर्स अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो है AUM का जो ग्रोथ है वो बहुत ही घट गया है। तो एक नेगेटिव चीज है ऑब्वियसली। और मेनली अगर हम देखेंगे अगर हम सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो मेनली जो है अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है वहां पर ही मेनली लैग है कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पर 13% 14% से ज्यादा रेट से ग्रो नहीं कर पा रहा है लगातार बहुत सारा क्वार्टर से। तो इस वजह से जो है इनका जो है ओवरऑल जो एवीएम का ग्रोथ है वो बहुत ही घट कर आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो ऑब्वियसली एक बात है अगर हम इनका लास्ट क्वार्टर में भी देखेंगे तो होम लोन का जो सेगमेंट है वहां पर 11% का ग्रोथ रेट था। पिछला कुछ क्वार्टर में भी जो है इनका जो होम लोन का सेगमेंट था वहां पर लैग हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अदर्स जो सेगमेंट है स्मॉल बिजनेस लोन जो है मतलब एमएसएमई लोन जो है वहां पर 24% का ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा ग्रोथ रेट है वहां पर। क्वाशी होम लोन जो लैब्स का जो सेगमेंट है वहां पर भी ये 30% के ऊपर ही 35% के ऊपर ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि होम लोन का जो पोर्शन है वो 50% के आसपास है, तो ऑब्वियसली वो पोर्शन अगर लैग करेगा तो ओवरऑल जो एम ग्रोथ जो है उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। तो एक बात है कि सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो एमएसएमई लोन और जो क्वाशी होम लोन है वहां पर अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है वहां पर मेन लैग हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे मेनली तमिलनाडु जो है लास्ट सेवरल क्वार्टर्स लास्ट 1-2 साल से जो है तमिलनाडु का ग्रोथ रेट 15% से ऊपर नहीं जा रहा। तमिलनाडु का ओवरऑल परसेंटेज कितना है ओवरऑल लोन बुक में 31% है। तो ऑब्वियसली अगर 31% वाला एक स्टेट इतना ज्यादा लैग करेगा 15% के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा तो ओवरऑल ग्रोथ रेट को ड्रैग करेगा। अगर हम आंध्र प्रदेश का अगर हम ग्रोथ रेट देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो वहां पर 22% का ग्रोथ रेट है। तो अगर हम तमिलनाडु के एक चीज भी देखेंगे तो तमिलनाडु में ना बहुत सारा जो है लेंडर जो है एंट्री कर चुका है। तो तमिलनाडु में इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ होगा तो उसके लिए स्ट्रगलिंग एक होगा, सभी के लिए एक स्ट्रगल होगा कि तमिलनाडु में इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ होगा। तो क्योंकि बहुत सारा अगर हम आवास फाइनेंसियर्स में आवास को भी देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से जो है वो लोग तमिलनाडु में एक्सपेंशन
कर रहा है। और भी अदर्स जो सेगमेंट है वहां पर तमिलनाडु में, और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो है एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है वो लोग भी ब्रांच इंक्रीज कर रहा है, प्रेजेंस जो है इंक्रीज कर रहा है। तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही बढ़ गया है, तो उस वजह से जो है तमिलनाडु का ग्रोथ वापस आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात है, तो एक नेगेटिव चीज तो ऑब्वियसली है कि इनका तमिलनाडु का जो बुक है वहां पर 15% से ज्यादा ग्रोथ इनको नहीं मिल रहा। बाकी सभी जो स्टेट है, अगर हम तेलंगाना को देखेंगे, तेलंगाना में भी 26% का ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है, कर्नाटका में भी 27% का ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है। लेकिन तेलंगाना कर्नाटका मोरलेस 26-27% से ग्रो कर रहा है, बट अगर हम इनका जो पोर्शन देखेंगे वो कितना है, वो है 25%। तो ऑब्वियसली ये उतना ज्यादा ट्रैक्शन तो नहीं मिल सकता ओवरऑल अगर हम बात करेंगे। तो इसी वजह से जो है अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो बहुत ही लैक कर रहा है, ठीक है। अदर्स जो प्लेयर्स है हम इस सेगमेंट में है, इंडिया शेल्टर हो, बायस फाइनेंस, बायस हाउसिंग फाइनेंस हो, वो केप्री ग्लोबल का जो सब्सिडरी है हाउसिंग फाइनेंस का, वहां पर भी अगर हम देखेंगे, होम फर्स्ट फाइनेंस देखेंगे, बहुत सारा जो प्लेयर है इससे अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है एवीएम ग्रोथ जो है ओवरऑल एवीएम ग्रोथ जो है लैग कर रहा है। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, एक चीज ये भी है कि एक्टर्स वैल्यू का जो मैनेजमेंट है उनका जो गाइडेंस हर वक्त देते हैं, वो लोग ओवरऑल जो है गाइडेंस नहीं मीट कर पाते हर एक क्वार्टर में। तो एक नेगेटिव चीज भी है, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर था वहां पर भी उन्होंने गाइडेंस दिया कि हाँ हम 22-24% से ग्रो करेंगे FY27 में, लेकिन ये जो क्वार्टर रहा यहाँ पर 21% का ग्रोथ रेट था। पहले भी उन्होंने दिया था कि हाँ हम नेक्स्ट आई थिंक वो Q2 Q3 FY26 था, जहां पर उन्होंने बोला था कि हाँ आगे जाके हम 25-27% का ग्रोथ रेट हम फिर से वापस ले आएंगे। लेकिन जो है फिर से वो अचीव नहीं कर पाया, तो फिर से जो है गाइडेंस को घटाया। गाइडेंस घटा के अभी कितना है, 22-24% का गाइडेंस है, लेकिन वहां पर भी हमको लैग दिख रहा है, ठीक है। तो यही वाला बात है कि ये जो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है, मैनेजमेंट भी अच्छा से गाइड नहीं करते, गाइडेंस मीट नहीं होता। तो एक नेगेटिव चीज तो ऑब्वियसली है। तो एक बात है एवीएम का, तो एवीएम का ग्रोथ तो लैग कर रहा है, तो बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। फिर जो है डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट अगर इस क्वार्टर में हम देखेंगे तो डिसबर्समेंट अच्छा खासा हुआ है, 36% का डिसबर्समेंट ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। लेकिन पिछला कुछ क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो वहां पर डिसबर्समेंट का ग्रोथ बहुत ही कम था, 15% टू 10 to 15% से ऊपर ये लोग ग्रो नहीं कर पाते लास्ट कुछ क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो। लेकिन इस क्वार्टर जो है, लेकिन इस क्वार्टर जो है यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलता है 36% का। और आगे जाके भी मैनेजमेंट का जो कहना है कि Q2 में भी ये लोग 25-30% का ग्रोथ रेट लाएंगे, ठीक है। और इनका जो FY27 का गाइडेंस है, FY27 फुल ईयर FY27 का जो गाइडेंस है वहां पर है 5,000 करोड़ का गाइडेंस वहां पर है, ठीक है। तो 5,000 करोड़ का अगर गाइडेंस होगा तो अराउंड अराउंड 25% ग्रोथ होगा ओवर FY26। तो आगे जाके हमको देखना पड़ेगा कि हाँ ये जो 5,000 करोड़ का गाइडेंस है, क्योंकि 5,000 करोड़ का जो गाइडेंस है उसको अचीव करने के लिए एवरेज 1,200 करोड़ का डिसबर्समेंट इनको करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वार्टर में कितना किया, 1,000 करोड़ का। ऑब्वियसली Q1 का जो सीजन है वहां पर एक लीन पीरियड है, एक वीक पीरियड, एक वीक क्वार्टर होता है। लेकिन ऑब्वियसली आगे जाके हमको देखना पड़ेगा कि 25% का जो ईयरली गाइडेंस इन्होंने दिया ग्रोथ का डिसबर्समेंट में, तो कैसे अचीव करते हैं।
तो डिसबर्समेंट का अगर ग्रोथ हम देखेंगे, यहाँ पर जो 36% ग्रोथ आया है वो कैसे आया है? मेनली जो है इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत सारा ब्रांचेस ओपन किया। इस क्वार्टर में 33 ब्रांच उन्होंने ओपन किया। अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर एक्सपेंशन है एक क्वार्टर में। तो ये एक बात है कि ब्रांच एक्सपेंशन हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि डिसबर्समेंट ज्यादा हुआ, तो उसका एक ऑब्वियसली पोर्शन है कि 36% का जो ग्रोथ रेट आया है। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ का नंबर है वहां पर एक लैग ऑब्वियसली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम एसेट क्वालिटी में अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर क्या हुआ कि एसेट क्वालिटी भी बहुत ही डिटोरिएट किया। एप्टास वैल्यू का एक चीज रहता है कि इनका एवीएम ग्रोथ शायद 20-21% ही होता है, लेकिन एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ कि ग्रोथ रेट तो 21% से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एसेट क्वालिटी भी बहुत ज्यादा डिटोरिएट किया। अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 2% का जो है हमको डिक्रीज देखने को मिलता है। अगर हम लाइक टू लाइक Q1 FY26 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी 60 बीपीएस का 60 बेसिस पॉइंट का हमको डिक्रीज हमको देखने को मिलता है, जो कि ना बहुत ही एक नेगेटिव चीज है। अगर हम और भी देखेंगे और अदर्स पैरामीटर्स भी देखेंगे, 30+ डीपीडी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है एक अच्छा खासा जो है इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर 42% का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है 30+ डीपी, जो कि ना एक ऑब्वियसली नेगेटिव चीज है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 66 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। तो एसेट क्वालिटी ओवरऑल नेगेटिव है। फिर हम जीएनपीए एनएनपी अगर हम देखेंगे, सॉरी एसेट क्वालिटी नहीं, कलेक्शन एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, कलेक्शन का जो पार्ट है कलेक्शन एफिशिएंसी और 30+ डीपीडी, वहां पर ऑब्वियसली एक नेगेटिव चीज हमको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पर भी ऑब्वियसली जो है जीएनपी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 21 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे, जो कि ना अगेन नेगेटिव चीज है, क्योंकि इन एक्टर्स वैल्यू का अगर हम हिस्टोरिकल जीएनपीए देखेंगे तो एक्टर्स वैल्यू का FY25 में अगर हम जाएंगे तो 1.1 1.2 के अराउंड जीएनपीए था। ठीक है, उस रेंज में था 1.1 1.2 का रेंज में। फिर लास्ट ईयर FY26 में कहां पर आ गया, 1.4 to 1.5 का रेंज आ गया। फिर इस क्वार्टर में ये जो क्वार्टर शुरू हुआ यहाँ पर फिर से इंक्रीज होकर 1.7 का जो है जीएनपी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे जाके ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा कि ये जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट किया है, बहुत ज्यादा डिटोरिएट किया है, यहाँ पर कैसे जो मैनेजमेंट है, कैसे जो एक कंपनी है ओवरकम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लास्ट ईयर भी देखेंगे तो Q1 शुरू हुआ था कहाँ से, 1.5% से। फिर जो है वो जो पूरा साल था वहां पर वो जो लेवल था वो होल्ड किया, वो इम्प्रूव नहीं किया था। फिर से जो है Q1 FY27 में क्या हुआ कि फिर से एसेट क्वालिटी जो है फिर से नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। तो आगे जाके ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा कि ये जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है इनका, ये कैसे मैनेज होता है। ऑब्वियसली जीएनपी अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली एनएनपीए भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर तो कोई ऐसा बोलने का बात नहीं है। एनएनपीए जो है ईयर ऑन ईयर लेवल पे 17 बेसिस पॉइंट से डिटोरिएट किया है। तो ये है एसेट क्वालिटी। अगर हम मैनेजमेंट का अगर हम बात करेंगे तो मैनेजमेंट कह रहा है कि कुछ जो अकाउंट था वहां पर प्रॉब्लम हुआ था। ये जो मंथ एंड था हमारा, जून मंथ का एंड था, वहां पर कुछ इधर उधर जो है प्रॉब्लम हुआ था, तो उस वजह से जो है ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट हुआ है। लेकिन अभी जो है करंट जो रन रेट है वो फिर से अच्छा हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो क्वार्टर है वहां पर एसेट क्वालिटी किस तरह जा रहा है। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट का अगर हम नंबर देखेंगे तो इस क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट जो है 60 बेसिस पॉइंट आया है, जो कि ना इनका जो गाइडेड जो रेंज है कि
0.4 से 0.6% का एक गाइडेड रेंज क्रेडिट कॉस्ट का जो दिया है मैनेजमेंट ने पिछला कुछ क्वार्टर से, तो उसका जो हायर एंड है वहां पर हम देख सकते हैं इनका क्रेडिट कॉस्ट आ गया है। तो आगे जाके हमको फिर से मॉनिटर करना पड़ेगा कि इनका जो गाइडेड रेंज है कि 0.4 से 0.6% क्रेडिट कॉस्ट, तो वहां पर कैसे मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एसेट का जो क्वालिटी है वहां पर ऑब्वियसली एक बहुत ही नेगेटिव चीज ये हुआ है। ठीक है, एक तो है ग्रोथ नहीं है आपका, फिर जो है एसेट क्वालिटी भी अगर उसके ऊपर से नेगेटिव होगा तो कैसे चलेगा, तो यही वाला बात है इनके साथ। फिर पोर्टफोलियो यील्ड अगर हम देखेंगे, पोर्टफोलियो यील्ड मोटा मोटी करके स्टेबल ही है, थोड़ा बहुत जो है कंप्रेस किया है। अगर हम देखेंगे ऑब्वियसली ओवरऑल जो इंटरेस्ट का जो एनवायरमेंट भी है वहां पर भी जो है ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो 17.4% था Q1 FY26 में, जो कि ना इस क्वार्टर में कितना हुआ 17.1%। ठीक है, तो हम एक्टर्स वैल्यू का अगर लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो यील्ड का जो ट्रेंड है वो ऐसा ही है कि वो लोग आगे जो है 17.4 17.5 के आसपास था, अभी जो है 17 के आसपास चला आया है। ठीक है, तो एक बात है, लेकिन एक और चीज है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पहले कितना था, अराउंड अराउंड 8.6 8.7 के ऊपर था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स अगर हम ये 2 साल देखेंगे FY24 FY25 8.6 8.7 था, वो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स था वो घटकर अभी चला आया है 8.1 8.0 के आसपास। ठीक है, तो एक बात है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी जो है और भी तेजी से जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इंप्रूव किया है, तो उस वजह से जो है स्प्रेड अगर हम देखेंगे तो हिस्टोरिकली जो स्प्रेड है वो इंप्रूव किया है, वो इंक्रीज हुआ है स्प्रेड। पहले जो है 8.7 8.6 के आसपास था, तो वहां पर जो है हमको ज्यादा स्प्रेड हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आगे पहले जो है 8.7 8.8 का स्प्रेड हमको देखने को मिलता है, अभी कितना है 9.0 के आसपास चला आया है। मैनेजमेंट का जो कहना है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है और नहीं घट सकता आगे जाके, अभी जो 8.1 का जो रेंज है 8.18% के रेंज है, 8 to 8.1% का जो रेंज है वहां पर ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है होल्ड करेगा, और आगे जाके जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो यही वाला गाइडेंस है मैनेजमेंट का। लेकिन स्प्रेड का जो नंबर उन्होंने बताया कि स्प्रेड जो है 9% के आसपास ही 9% का जो रेंज है वहां पर ही होल्ड करेगा फ्यूचर में। तो एक बात है, देखिए पोर्टफोलियो यील्ड नीचे आ सकता है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स और भी ज्यादा स्पीड में नीचे आना चाहिए, तभी जो है ऑब्वियसली फायदा मिलेगा। तो जब स्प्रेड सॉरी जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स अगर इंक्रीज होगा तब जो पोर्टफोलियो का यील्ड इंक्रीज नहीं होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो पोर्टफोलियो यील्ड के बारे में तो मैनेजमेंट कोई भी गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स का जो गाइडेंस दिया है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है अभी जो है 8.1 और 8% के आसपास ही है, तो वह पर ही मोटा मोटी करके रहेगा। और स्प्रेड जो है करेंटली 9% का स्प्रेड, वो जो लेवल है इस लेवल में होल्ड करेगा स्प्रेड। तो एक बात है, तो यह से कोई ऑपरेटिंग लेवरेज हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा बढ़ेगा तो ये हो सकता है कि स्प्रेड घट जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर से कोई ऑपरेटिंग लेवरेज एक्स्ट्रा हमको नहीं देखने मिलता है। फिर अगर हम ब्रांच एक्सपेंशन में जाएंगे तो पहले भी कहा कि इस क्वार्टर में उन्होंने रिकॉर्ड हाई ब्रांच जो है ओपन किया है। इस क्वार्टर में 33 ब्रांचेस उन्होंने ओपन किया है। ठीक है, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा नंबर है, 33 ब्रांचेस उन्होंने ओपन किया। फुल ईयर का अगर हम गाइडेंस देते हैं तो वहां पर उन्होंने बताया कि ये जो FY27 है यहाँ पर 60 to 70 ब्रांचेस
ओपन करेगा। इन ये जो एप्टस वैल्यू है 60 to 70 ब्रांचेस ओपन करेगा। मेनली जो है महाराष्ट्र और ओडिशा में ओपन करेगा 30 ब्रांच, और बाकी जो है बड़ा जो स्टेट है, एग्जिस्टिंग जो स्टेट है, बड़ा एस्टेब्लिश्ड जो स्टेट है वहाँ पर बाकी जो 30 to 40 ब्रांचेस है ओपन करेगा। मेनली जो है महाराष्ट्र और ओडिशा में जो है 30 ब्रांचेस ये लोग ओपन करेगा, ठीक है। और आगे जाके जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ये लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट में बताया था Q4 FY26 के कॉन कॉल में। तो ब्रांच का जो एक्सपेंशन है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो है इंक्रीज किया है। पहले जो है ये लोग ईयरली 40-45 ब्रांचेस ओपन करते थे, अभी कितना गाइडेंस दिया है 60-70% 60 to 70 ब्रांचेस का गाइडेंस इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये एक बात है कि ब्रांच एक्सपेंशन जो है वहां पर हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को मिल रहा है। तो ब्रांच एक्सपेंशन से कैसे और एवीएम का ग्रोथ होता है ये हमको आगे जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि ओपेक्स नेक्स्ट आता है ओपेक्स टू एसेट। अगर हम देखेंगे तो ओपेक्स टू एसेट जो है इनका 2.7-2.8 के आसपास ही इनका रहता है। तो यही वाला बात है कि इनका जो ओपेक्स टू एवीएम है बहुत ही अच्छा है, एक स्टेबल रेंज में रहता है। और अगर हम इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो बहुत ही कम जो है ओपेक्स टू एवीएम हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट इस बारे में क्या गाइडेंस दे रहा है कि आगे जाके जो है शॉर्ट टर्म में हम 30 ब्रांचेस ओपन किया है Q1 में, और आगे जाके और भी 60-70 ब्रांचेस ओपन करेंगे, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में जो है ओपेक्स टू एवीएम जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जो ओपेक्स का जो गाइडेंस है उसका रेंज है 2.6-2.7 के आसपास ही इनका गाइडेंस लॉन्ग टर्म में है। शॉर्ट टर्म में ये जो 2.7 है ये 2.9 के आसपास जा सकता है, क्योंकि Q1 में ऑब्वियसली बहुत सारा ब्रांचेस ओपन किया है इन्होंने, और आगे जाके भी 30-40 ब्रांचेस और भी ओपन करना है FY27 में। तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत जो है ओपेक्स का जो नंबर है वो बढ़कर आ सकता है। तो यही वाला बात है। इनका अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी अगर हम देखेंगे, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बहुत ही स्टेबल इनका देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही कम जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो है मैनेजमेंट जो बताया कि और यहाँ से बहुत ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर बात हम करेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज और ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैनेजमेंट का मानना है। तो यही वाला बात है। तो ओवरऑल जो अगर हम देखेंगे, एक तो है एसेट क्वालिटी जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, एक जो है नीम्स स्प्रेड, यहाँ पर अगर हम देखेंगे वहां पर बहुत ज्यादा और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। अगर हम ओपेक्स टू एवीएम का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, और बहुत ज्यादा क्या इम्प्रूवमेंट का कोई जगह कोई स्पेस नहीं बचा है, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो ऑब्वियसली इनका जो आरओए अगर हम देखेंगे तो आरओए हिस्टोरिकल आरओए अगर हम देखेंगे, हिस्टोरिकल आरओए इनका 7.8 7.9 के आसपास ही होता है। और जो है मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है उस वजह से जो है और ज्यादा आरओए इंक्रीज नहीं हो सकता, ये 7.8 ही मैक्सिमम 7.8 7.9 ये जो रेंज है यहाँ पर ही आरओए रहेगा आगे जाके भी। लेकिन आरओई जो है, अगर हम आरओई का नंबर हम देखेंगे, क्योंकि आरओई का नंबर इंक्रीज हो रहा है। पहले जो है आरओई था 20 से नीचे 18% 19% के आसपास आरओई था, लेकिन FY26 से क्या हुआ कि इनका आरओई जो है अबव 20% चला गया है, जो कि ना मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 22% का आरओई हमको निकलना पड़ेगा इस बिजनेस से। तो आरओई का नंबर जो है इंप्रूव किया है। कैसे इंप्रूव किया है? आरओए का नंबर, आरओए का नंबर जो है इंप्रूव नहीं किया, वो तो स्टेबल है 2.7 सॉरी 7.9 7.8 के आसपास इनका आरओए रहता है। हिस्टोरिकल आरओए अगर हम देखेंगे 7.8 7.7 के आसपास 7.9 के आसपास इनका आरओए रहता है। लेकिन जो है लेवरेज जो है इनका लगातार जो है इंक्रीज हुआ है। पहले जो है 2.2 2.3 के आसपास इनका लेवरेज था,
अभी जो है लेवरेज बढ़कर चला आया है 2.5x टू 2.6x। तो लेवरेज जैसे जैसे इनका बढ़ेगा तो आरओई इनका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, आरओई जो है अभी करेंटली जो है 20% के आसपास रहे है, और आगे जाके आरओई थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है और नहीं भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि क्योंकि क्यों मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो एसेट क्वालिटी जो डिटोरेट हुआ है वो अगर नहीं इंप्रूव होता है तो ऑब्वियसली आरओई नहीं इंक्रीज होगा। फिर जो है स्प्रेड जो है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन हमको नहीं देखने को मिलता और ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको नहीं देखने को मिलता। तो वहां पर जो है इंप्रूवमेंट का कोई रास्ता नहीं है। ओपेक्स टू एसेट जो है वहां पर तो मैनेजमेंट कह ही दिया कि, और बहुत सारे क्वार्टर से ही मैनेजमेंट कह रहा है कि हम ऑलरेडी बहुत ही नीचे का लेवल में है, तो यहाँ से और ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको नहीं देखने को मिलता। और आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि ओपेक्स टू एसेट जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इनका ब्रांच एक्सपेंशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, जो कि ना एक अच्छा बात है। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जो आरओई है, आरओई मेरा मानना है कि 20 to 21% का आरओई जो है ये लोग होल्ड कर सकते हैं अगर एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रहे। ये जो करंट लेवल में एसेट क्वालिटी है वहां पर रहेगा तो आरओई 20 to 21% रहेगा। अगर हम पैट का अगर हम नंबर देखेंगे, पैट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस क्वार्टर में 19% से ग्रो किया है पैट। तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज ऑब्वियसली मिसिंग है, क्योंकि अगर हम लोन बुक का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो 21% का ग्रोथ है, लेकिन पैट कितना परसेंटेज से ग्रो किया है, 19% से। ऑब्वियसली क्रेडिट कॉस्ट जो है, क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखेंगे वहां पर थोड़ा बहुत इंक्रीज आया है, तो उस वजह से जो है पैट का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो मिसिंग है। ठीक है, तो यही वाला बात है। इस इनका जो नंबर आया है वो, मैं तो कहूंगा कि एक नेगेटिव नंबर है। क्यों नेगेटिव नंबर है? क्योंकि एसेट क्वालिटी अगर आपका नेगेटिव होगा, एसेट क्वालिटी अगर डिटोरिएट हुआ है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं होता। एसेट क्वालिटी अगर नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकता। तो यही वाला बात है इनका कि एसेट क्वालिटी नेगेटिव हुआ है। फिर जो है इनका जो ग्रोथ रेट भी है वो भी बहुत स्लो है। तो अगर एक कंपनी 15,000 करोड़ का एक बुक लेके 20% से ग्रो करता है, और एक और कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1.5 लाख करोड़ का बुक लेके अगर 24-25% से ग्रो कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यही वाला बात है। तो बेटर तो होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस से हम ले लेंगे, क्योंकि वहां पर एसेट क्वालिटी और भी अच्छा है, डिटोरेट नहीं होता, उनका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो यही वाला बात है कि इनका जो एक तो है एसेट क्वालिटी डिटोरेट किया है, और ग्रोथ भी ऊपर से नहीं है इनका। तो ओवरऑल जो नंबर आया है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है। मैं तो कहूंगा नेगेटिव ही नंबर आया है। और भी अच्छा अच्छा जो है हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में अच्छा अच्छा ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा, तो वहां पर हमको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही एप्टस वैल्यू के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।